नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए लेकर के आए हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। उनमें से एक प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न और एक प्रश्न होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसकी आप तैयारी करें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। ये वीडियो न केवल इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए बल्कि NMS, TMSSB, श्रेष्ठा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण A 5x बराबर 25, B 2x माइनस 3 बराबर 9, C 3y धन 5, D 4y धन 2 बराबर। समीकरण होने के लिए दो पक्षों का होना बहुत ही जरूरी है। इस समीकरण की पहचान है। दो पक्ष ने आप देख रहे हैं कि 5x बराबर 25, 5x ये आपका हो गया है बायां पक्ष और 25 क्या हो गया आपका दाएं पक्ष। बीच में जो बराबर चिन्ह है इसे हम बोलते हैं समता का चिन्ह। यदि यह समता का चिन्ह नहीं होगा तो यह समीकरण नहीं होगा। हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में भी 2x ऋण 3 एक पक्ष है, बायां पक्ष जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, और यहां पर है 9 ये दायां पक्ष है जिसे हम राइट हैंड साइड भी। तो इनके बीच में ये समता का चिन्ह यानी बराबर चिन्ह होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही समीकरण हैं, लेकिन विकल्प सी समीकरण नहीं है क्योंकि यहां पर केवल एक पक्ष यानी व्यंजक ही है। यदि इसके बाद में बराबर का चिन्ह होकर के कुछ भी लिखा होता, चाहे वो शून्य हो या इसके अलावा कोई भी संख्या हो, तो वो समीकरण होता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 3y धन 5 है, ये एक व्यंजक है, ये समीकरण नहीं है। इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। दूसरा, 2xy में x का गुणांक है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, A 2, B y, C 2y, D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर हमें पूछा गया है x का गुणांक, यानी x को छोड़ के है ना अन्य जो भी संख्याएं हैं वे इसका गुणांक कहलाएगी। x गुणांक हो जाएगा 2y, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि y का गुणांक क्या होगा, तो y को छोड़ करके जो भी संख्या लिखी है इसका गुणांक हो जाए, ठीक है ना। और इसी से एक प्रश्न और बन सकता है कि 2xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो यहां पर संख्यात्मक गुणांक होगा 2, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। हमें सीखना है और ध्यान देना है ताकि परीक्षाओं में हम भ्रमित न हो, कंफ्यूज न हो। तीसरा प्रश्न है, समीकरण 2x ऋण 3 बराबर 7 का हल क्या है। देखिए इसे हमें हल करना होगा। 2x ऋण 3 बराबर 7, हम जानते हैं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या ले जाते हैं, है ना, कोई पद ले जाते हैं, तो उसका संक्रिया जो होती है वह बदल जाती है ना। यहां क्या जाएगा 2x बराबर 7
ऋण 3 का हम पक्ष बदल रहे हैं, तो पक्ष बदलने पर हो जाता है -3, 2x बराबर 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाता है। अब x के साथ में 2 गुणा की क्रिया कर रहा है ना, ये संक्रिया है गुणा की। अब इसका जब पक्षांतर करते हैं तो इसकी संक्रिया बदल जाती है, गुणा का हो जाता है भाग। भाग का मतलब होता है बटे में। 2 का भाग लगाते हैं 10 में, 2 पंजे 10, x बराबर 5, ठीक है ना। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। यदि इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो हमें अनुमान से उत्तर नहीं लगाना है, उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हल करके सही उत्तर हमें लिखना होगा। प्रश्न 4 है, x के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या है कि जो गणितीय कथन है इसे पढ़ना है, समझना है, और फिर इससे हमें समीकरण का हमें क्या करना है, निर्माण करना है, समीकरण, ठीक है ना। यही इसका उद्देश्य है, लर्निंग आउटकम यही आ रहा है कि गणितीय कथन से हमें समीकरण बनाने आना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इसे हम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो उत्तर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा। अब x का तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि x में हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 3x, ठीक है। और 12 का योग, योग का मतलब होता है जोड़, और जोड़ के लिए हम धन का चिन्ह उपयोग करते हैं, ये हो गया। इसका योग 12 का, ये हो गया। 32 है, यानी हमें प्राप्त हुआ है। अब जो चीज हमें प्राप्त होती है वो हम क्या करते हैं कि बराबर का चिन्ह लगा करके इसकी दाएं ओर लिखते हैं। कितना प्राप्त हुआ है हमें, 32 प्राप्त हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया 32। ये बन गया हमारा समीकरण, 3x धन 12 बराबर 32। अब ये देखिए कि कहां पर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि विकल्प डी के अंतर्गत ये विद्यमान है, 3x धन 12 बराबर 32, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, अंतर यानी घटाव की क्रिया, ठीक है ना। यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए अंतर का मतलब होता है घटाव क्रिया, तो जब उनका हम घटाव क्रिया करते हैं, है ना, जो उत्तर आता है वह अंतर कहलाता है। वो कितना होगा, वह 66 होगा। अब यहां पर उनका अनुपात, किनका, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5 है, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि 2:5 है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 2x और 5x, क्या लिखेंगे, 2x और 5x, ये हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं उनका अंतर 66 है। अब 66 कैसा है, धनात्मक है, देख लीजिएगा, है ना, क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे तो उत्तर धनात्मक आता है ना। ये 5x ऋण 2x बराबर 66, ये हमारा संगत जो है रैखिक समीकरण बनेगा। 5x ऋण 2x बराबर 66, और ये हमें मिलेगा विकल्प सी में। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2x ऋण 5x बराबर 66 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2:5 दिया हुआ है ना। ये हमें समझना होगा कि यह अंतर कितना है। हाँ, यदि अंतर ऋणात्मक होता, ऋण होता, तो फिर 2x में से हम 5x माइनस कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसे हमें ध्यान देना है और सही तरीके से हल करना सीखना है। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हम सीखें, है ना, रटे नहीं, नकल न करें, और जो भ्रम फैला रहे हैं कि आपको जो रियल पेपर उपलब्ध करवा देंगे, है ना, वो सब गलत है, ठीक है। आप सीखें, समझें और आगे बढ़ें। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। हमने देखा कि समीकरण की पहचान क्या है। समीकरण के लिए, है ना, इस प्रकार से तराजू होती है और तराजू में दो होते हैं पलड़े, है ना,
दो पक्ष उसके होते हैं। ठीक इसी प्रकार से समीकरण होता है, इसके दो पक्ष होते हैं। जब तक दो पक्ष नहीं है मतलब वो समीकरण नहीं है, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें एक जो है चर राशि का होना भी जरूरी होता है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है देखिए बी में 5 धन 2 बराबर 7। अब यहां पर समीकरण नहीं है, तो नहीं है क्योंकि 5 और 2 7 होता है और ये 15, इन्हें दोनों बराबर नहीं है समीकरण, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां लिखा है 15 छोटा है किससे, 5 धन 2 x से, ये भी समीकरण नहीं होगा। 15 बड़ा है 5 धन 2 से, है ना, ये भी समीकरण नहीं, क्योंकि समीकरण होने के लिए समता चिन्ह का होना बहुत ही जरूरी है और इसमें दो पक्ष रहते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर जाएगा a 15 बराबर 5 धन, ये समीकरण होगा। बाकी ये तीनों समीकरण नहीं है, यहां समता चिन्ह जरूर है ना, लेकिन ये देखने से आप देख रहे हैं कि समान नहीं है। 5 धन 2 बराबर 15 नहीं होता है ना, तो ये समीकरण नहीं हो सकता है। 7 समीकरण ax धन b बराबर 0 में x का मान क्या है। देखिए यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है, ax धन b बराबर 0, ठीक है। तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उस पद के साथ में जो अन्य पद है पहले उसका हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ax बराबर, ये धन भी है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा ऋण, ठीक है ना। x का मान ज्ञात करना है तो a का हम करेंगे पक्षांतर, यह हो जाएगा ऋण b बटे, ठीक है। तो इस प्रकार से विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। 8वां रेखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घातांक होती है, कितनी होती है। तो देखिए रेखिक समीकरण में जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घातांक 1 होती है, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है समीकरण a बराबर z धन 2 का हल क्या होगा। देखिए इसे हम हल करते हैं, है बराबर z धन 2 है, हम इसी रूप में भी हल कर सकते हैं या इसे हम लिख सकते हैं z धन 2 बराबर 6, हमारी सुविधा के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जो चर राशि होती है वह बाईं ओर लिखी जाती है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है ना, इसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के हिसाब से हम इस प्रकार से करते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। z बराबर हो जाएगा a धन का ऋण और z बराबर हो जाएगा 4, विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 3x धन 5 बराबर x ऋण 2 का सरलतम रूप क्या है। देखिए यहां पर हमें देखना होगा विकल्प, ठीक है ना। तो विकल्प के अनुसार हमें प्रश्न को हल करना है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा प्रश्न हल करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बीच की स्टेप भी पूछ ली जाती है। इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि आप इस टाइप के प्रश्नों से भी अवगत हो जाएं, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। तो देखिए इसका हमें लिखना है सरलतम रूप 3x धन 5 बराबर x ऋण 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि दोनों ही पक्षों में चर राशि है ना, तो उसे हम किसी भी एक पक्ष में ले आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x धन का हो जाएगा ऋण बराबर, बचा कितना ऋण 2, तो हो जाता है ऋण धन 5 का हम पक्षांतर करते हैं तो क्या जाएगा, इसे हम आगे हल कर लेते हैं। 2x बराबर, दोनों के चिन्ह समान है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा, धन है तो धन, क्या गया 2x बराबर ऋण 7, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें यहां देखना है कि हमारा उत्तर आ गया क्या, इसको आगे हल किया जा सकता है, लेकिन हमें बीच में स्टेप
पूछी गई है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है 2x बराबर ऋण 7। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विकल्प जो डी है हमारा क्षेत्र हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, बीच की स्टेप भी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हमें हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हल करने का अभ्यास होना चाहिए। अब एक प्रश्न आएगा इस अध्याय से, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि होगा 3 अंकों, ठीक है ना। 3 अंक का यह प्रश्न होगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय और एक पूछा जाएगा आपको बहुत विकल्प। लघु उत्तरीय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, हल कीजिए। आपको यह दिया है समीकरण, इसे हल करना है। तो सबसे पहले इसे हम हल करते हैं। यहां पर जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहां पर दोनों ही पक्षों में चर राशि है, तो उस चर राशि को किसी भी एक पक्ष में हम ले आते हैं। तो ये x जो है दाएं पक्ष में, इसे हम ले आते हैं बाएं पक्ष में। हो जाएगा 2x धने अंतर करने हो जाएगा ऋण 3x बराबर क्या बचा धन 2, है ना। धन का चिन्ह लगाते नहीं है, पहले ये होता है। तो अब ऋण 3 है, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ऋण से हो जाता है धन। 2x में से x हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना बचेगा x बचेगा। x लिखा बराबर 2 धन 3 यानी 2 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक हैं और में 3 स्टेप बन रही है, हर स्टेप का 1 नंबर आपको मिल सकता है। दूसरा प्रश्न है, समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। 4z धन 3 बराबर 6 धन, इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। लिख लेंगे 4z धन 3 बराबर 6 धन 2, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में चर राशि है z, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे किसी भी एक पक्ष में ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं 2z को बाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4z धन का हो जाता है ऋण 2z, धन 2z है, इसका पक्ष बदलने पर क्या जाएगा ऋण बराबर 6। धन 3 है, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो धन का हो जाता है ऋण। 4z में से 2z हम क्या करेंगे घटा देंगे, है ना। तो कितना बचेगा 2z। अब 2z बराबर 6 में से 3 घटाते हैं 3 बचता है। अब हमें ज्ञात करना है z का मान। z बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा, क्योंकि 2 यहां पर गुणा की क्रिया कर रहा है, जब इसका हम पक्ष बदलते हैं तो गुणा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा भाग, भाग है बटे में। इस प्रकार से अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कटती है काट देते हैं, नहीं करती है तो हमारा उत्तर हो जाएगा z बराबर, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हमें हल करना है। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न 3, समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 5, इसे हम करेंगे हल। सबसे पहले जो सवाल आपको दिया है, जो प्रश्न दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे। अब इस प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं तो हमें कैसे हल करना है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि सबसे देखेंगे इसका जो हर है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 5 गुणा करेंगे x ऋण 5 में, और 3 का गुणा कर देते हैं x ऋण 3 में। इसे हम कहते हैं ब्रज गुणन। क्या बोलेंगे ब्रज गुणन। 5 गुणा करते हैं, इस प्रकार लिख लेंगे 5 कोष्टक में x ऋण 5 बराबर 3 को गुणा करेंगे 3 कोष्टक में x ऋण, ठीक है ना। अब 5 गुणा करेंगे x में हो जाएगा 5x ऋण
फिर 5 गुणा करेंगे 5 में तो बराबर 3 का गुणा करेंगे x में तो 3x ऋण 3 का गुणा करेंगे 3 दिया। अब हो गया आसान, ठीक है ना। वही तरीका कौन सा जो कि हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं कि यदि दोनों पक्षों में चर राशि है तो किसी भी एक पक्ष में पहले चर राशि वाले पदों को लिख लिया जाता है, जैसे 5x। अब यहाँ 3x धन वाला है, इसका पक्ष हम करते हैं तो धन से हो जाता है ऋण 3x बराबर यहाँ कितना बचा, ठीक है ना। ऋण 25 का पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है धन, ठीक है ना। 5x में से 3x हम घटाते हैं तो बचा कितना 2x बराबर। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या ऋण वाली है एक संख्या धन वाली, यानी चिन्ह कैसे हो गए हैं असमान, ठीक है ना। जब चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या। अब यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह धन वाला है ना, तो किसी संख्या आगे धन का चिन्ह लगाते नहीं है, तो 25 में से 9 घटा देंगे 16। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, ठीक है ना। अब x बराबर हो जाता है 16/2, तो उसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 8 16, x बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर, x का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। चौथा प्रश्न है, हल कीजिए। x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन x/, इसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/। अब देखिए जिस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के जो घटाव करते हैं, है ना, उसी प्रकार से भी यहाँ पर हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 निकालते हैं हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय, 10 आता है। 2 का भाग लगाते हैं 10 में, 5 बार जाता है। 5 गुणा 1 में करेंगे आएगा 5, ठीक। 5 का भाग लगाए 10 में, 2 बार जाता है। 2 का गुणा 1 में करते हैं तो एकम बराबर। अब यहाँ देखेंगे 3 और 4 का जो लघुत्तम समापवर्ती है वो कितना आता है 12, ठीक है ना। 3 का भाग लगाया 12 में, 4 बार आ जाता है। 4 गुणा 1 में करते हैं तो 4 एक साथ धन। 4 का भाग लगाया 12 में, 3 बार जाता है और उस 3 का गुणा करते हैं 1 में, 3 एकम। अब ये प्रश्न बन गया है जिसे अभी हमने पिछला प्रश्न हल किया था वैसा। क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे हम तीरक गुणा यानी व्रज गुणा। 12 गुणा करेंगे इसमें 5 1 ऋण 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 ब्रैकेट में 5 1 ऋण बराबर। इस 10 का गुणा करेंगे 4 1 धन 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 कोष्टक के अंदर लिख देंगे 4 1 धन 3, ताकि क्या हो गलती ना हो, है ना। गुणा करने में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ 12 गुणा करेंगे इसमें 5x में, 12 पंजे 60x, है ना ऋण। फिर 12 गुणा करेंगे हम किसमें 2 में, 12 दूनी 24 बराबर। इसी प्रकार से 10 गुणा करेंगे 4x में 40x धन 10 गुणा करेंगे 3 में, तो अब दोनों पक्षों में चौरासी है। इन चौरासी को हम किसी भी एक पक्ष में ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60x, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह है, और इसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो धन का हो जाता है ऋण 40 बराबर 30। अब ऋण 24 है, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा धन, ठीक है। अब 60x में से 40x हम माइनस करेंगे हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,
20x बराबर 30 धन 24, 30 में 24 जोड़ते हैं तो आता है कितना, है ना। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर हो जाएगा 54/, है ना। अब दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, इन्हें दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 को भाग लगाते हैं तो ये भाग जाता है 27 बार और यहाँ जाएगा। इस प्रकार से x का मान यहाँ हो जाएगा 27/, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा 27/। दोस्तों एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल। 3 कोष्टक में t ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 5 कोष्टक में 2t धन। हम इसे हल करते हैं। 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1, है ना। सबसे पहले कोष्टक भर करेंगे, 3 का गुणा करते हैं t में, कितना जाएगा 3 ऋण, फिर 3 का गुणा करेंगे हम आएगा 9 बराबर 5 का गुणा करते हैं 2t में, 5 दूनी 10 धन 5 गुणा करेंगे 1 में, 5 1। अब दोनों ही पक्षों में चर राशि t है, इसे क्या करेंगे, इन पदों को किसी भी एक पक्ष में हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 3t। अब धन 10t है, जब इसका पक्षांतर किया जाता है तो धन का हो जाएगा ऋण 10t बराबर 5 ऋण 9, इसका पक्षांतर करेंगे जाएगा धन, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या धन वाली है और एक संख्या ऋण वाली है ना। तो चिन्ह कैसे हो गए, असमान। जब असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आई जाती है और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, इसका चिन्ह ऋण है, हमने ऋण लगा दिया। अब 10 में से 10t में से 3t घटाते हैं तो बचेगा 7t, ठीक है ना, बराबर 5 और 9 हो गया 14। अब t बराबर, है ना, हमें t का मान ज्ञात करना है और t के साथ में ऋण 7 गुणा की क्रिया कर रहा है, यहाँ देखना हमें, है ना। तो पक्ष बदलने में क्या होगा, क्रिया बदलती है। मैंने पहले कहा था ना कि पक्ष बदलने पर संक्रिया बदलती है ना। तो यहाँ गुणा से हो जाएगा भाग, भाग का मतलब हो जाएगा बटे में ऋण 7। अब यहाँ धन 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, t बराबर हो जाएगा ऋण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देंगे t बराबर ऋण, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस परीक्षा तैयारी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको आगे भी उपलब्ध करवाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।